आपका स्वागत है हिंदी साहित्य और लेखा कला चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यूजीसी नेट की परीक्षा में पेपर सेकंड अगर आपका हिंदी है तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़फुल है, क्योंकि हम हिंदी की ही तैयारी करवाते हैं और हिंदी से ही संबंधित वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध करवाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। इन सब का सॉल्यूशन आपको PYQ से मिलता है। तो आपकी मदद करने के लिए हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं PYQ। 2012 से लेकर 2023 तक के आपको हिंदी के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे विद आंसर की। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आज से हम जून 2012 से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, और अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है 17 जून को 2023 को, वहाँ तक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आप दिसंबर में आने वाली परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जून 2012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2012 में यानी 2018 तक आप बोल सकते हैं हिंदी का पेपर दो सेक्शन में डिवाइड होता था, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर सेकंड में 50 प्रश्न आते थे और पेपर थर्ड में 75 प्रश्न आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हिंदी का पेपर अब एक ही सेक्शन में आता है जिसका नाम है पेपर 2। इसी में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है भाषा से संबंधित। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? इसके ऑप्शन है मागधी, पेशाची, सौरसेनी, अर्धमागधी। तो आप बताइए कि ब्रज भाषा का विकास किस उपभाषा से हुआ है? जैसा कि आप देख सकते हैं कि निशान लगा हुआ है सौरसेनी पर, तो हमारा राइट आंसर है सौरसेनी। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? सौरसेनी उपभाषा से। अब क्वेश्चन दूसरा, ये भी हमारी भाषा से ही संबंधित है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? ये बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो आप का उत्तर होना चाहिए अभट। फिर है अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? अपभ्रंश में 8 स्वर थे, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि हिंदी में कितने स्वर हैं? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट के ज़रिए बताइए। फिर हमारा भाषा से ही संबंधित मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। आपका सही उत्तर होना चाहिए बिहार। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? बिहार। भाषाओं के पारिवारिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? रूप रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। तो इसका आंसर है इतिहास। भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। कवि थे पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरप्पा की रचना है। सरप्पा, पुष्पदंत, गोरखनाथ ये आपके अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवि हैं जिनसे संबंधित अक्सर हिंदी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न है काव्य की रीति सीखी सुखवीन सो देखी। काव्य की रीति सीखी सुखवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें इस काव्योक्ति के कवि हैं। काव्य की रीति सीखी सुखवीन सो देखी, सुनी बहुलोक की बातें इस काव्योक्ति के कवि हैं भिखारी दास। इस काव्योक्ति के कवि कौन है? भिखारी दास। फिर हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, और ये भी हमारी पंक्तियों से ही संबंधित हैं। कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है। देखते हैं। हरि रस पिया जानिए,
हरी रस पिया जानिए जे कहूँ न जाए खुमार मेमनता घूमत फिरे नाही तन की सार। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं कौन है बताइए? नंद दास। बिल्कुल सही, नंद दास हैं। नंद दास की ये पंक्तियाँ, हरी रस पिया जानिए जे कहूँ न जाए खुमार मेमनता घूमे नाही तन की सार। 10वां क्वेश्चन, देव कवि की रचना है। आपको 4 रचनाएं दे रखी हैं, उन 4 में से 3 रचनाएं देव कवि की नहीं है, सिर्फ एक रचना देव कवि की। और उस रचना का नाम बताओ कि देव कवि की रचना कौन सी है। तो भाव विलास आपकी देव कवि की रचना है। भाव विलास किसकी रचना है? देव कवि की। अब हम अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। इसमें आपको रचनाएं दे रखी है और इसके रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो बताइए, साहित्य लहरी के रचनाकार हैं। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। ये तो आपको पता होगा क्योंकि सूरदास की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं जिनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर, सागर सारावली, भरमर गीत और साहित्य लहरी। आप मुझे कमेंट के जरिए बताइए कि भरमर गीत भागवत के कौन से भाग से लिया गया है? 12th क्वेश्चन, अष्टछाप की रचना किसने की है? अष्टछाप की रचना किसने की है? अष्टछाप की रचना की है विठलनाथ। अष्टछाप की रचना किसने की है? विठलनाथ। अष्टछाप को सखा संप्रदाय भी कहा जाता है। इसमें 8 कवियों को लिया गया है और उनकी रचनाओं का सम्मेलन किया गया है और इन्हीं 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप की रचना की थी, जिसमें 4 विठलनाथ और 4 बल्लवाचार्य के शिष्य थे। 13वां क्वेश्चन हमारा है, सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? बताइए। हितहरिवंश। सखी संप्रदाय के संस्थापक है हितहरिवंश। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो मैं आपको बता देती हूँ, गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक है। ये रचना इन्होंने इसलिए लिखी थी कि इनके बाजू में दर्द हो रहा था और ये हनुमान पर समर्पित रचना है। रचना है मृगावती किसकी रचना है? क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट के ज़रिए बताइए, नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। मृगावती कुतुबन की रचना है। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन की। ये प्रश्न मैंने इस तरीके से याद किया था, मृगावती मतलब मिर्ग, मिर्ग मतलब हिरन, और हिरन कहाँ चरती है? वन में, तो इसके लेखक हुए कुतुबन। फिर आपका 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक। निम्नलिखित काव्योक्ति तुलसी की किस रचना से है? श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत वृत्ति विवेक। ये पंक्तियाँ आपकी रामचरितमानस से ली गई हैं। फिर शब्द शक्ति से संबंधित कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उन पंक्तियों के बारे में पूछा गया है कि इन पंक्तियों के लेखक कौन है, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं। शब्द शक्ति के विषय में निम्न के कथन किसका है? अभिता उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ आपकी देव कवि की हैं। तो देव कवि की कौन सी प्रसिद्ध पंक्तियाँ? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये भी एक प्रसिद्ध कवि है अपभ्रंश के और इनकी रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो आपको याद होनी चाहिए। और यही सेम टू सेम यही प्रश्न कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया। आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा 18वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? इसमें आपको क्या है कि मतीराम की 3 रचनाएं दे रखी है, एक रचना मतीराम की नहीं है और वही पूछा गया है कि कौन सा ही रचना मतीराम की नहीं है। तो मतीराम की रचना रस विलास नहीं है
और अन्य 3 मतीराम की रचनाएं हैं। मतीराम की रचना कौन कौन सी हैं? रसराज, ललित ललाम और छंद सार, ये 3 रचनाएं मतीराम की हैं। रसविलास मतीराम की रचना नहीं है। अब 19वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन रीतिमुक्त कवि नहीं है? तो रीतिमुक्त कवि कौन नहीं है? पद्माकर। और अन्य जो 3 कवि हैं वो रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिमुक्त कवि में कौन कौन आता है? बोधा, ठाकुर, आलम और सबसे महत्वपूर्ण है घनानंद। रीतिमुक्त की कवि में घनानंद भी आते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध है रीतिमुक्त धारा में। अब हम देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है, चंडी चरित किसकी रचना है? चंडी चरित किसकी रचना है? चंडी चरित गुरु गोबिंद सिंह की रचना है। 21वां क्वेश्चन, जो जो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, त्यो त्यो धसे जात मन मुकुर हमारे में। भ्रमरगीत प्रसंग से संबंधित उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर। निम्नलिखित में से किस कृति का निर्माण फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ था? एक रचना हमारी फोर्ट विलियम कॉलेज में हुई थी और उसी रचना के बारे में पूछा गया है कि कौन सी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। तो वह कृति है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान किस कॉलेज में लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। अब हम अपना देखते हैं कि 23वां क्वेश्चन कौन सा है। तो 23वां क्वेश्चन, नीसाई हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। नीसाई हिंदू उपन्यास के लेखक हैं, बताइए। राधा कृष्ण दास। नीसाई हिंदू उपन्यास राधा कृष्ण दास का है। 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है? इसमें भी आपके 3 श्रीनिवास दास के नाटक दे रखे हैं और एक नहीं दिया है, उसी के बारे में पूछा गया है। तो महारानी पद्मावती श्रीनिवास दास का नहीं है और अन्य 3 रचनाएं नाटक श्रीनिवास दास के हैं। श्रीनिवास दास के कौन कौन से नाटक हैं? रणधीर, प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता, स्वयंवर। अब 25वां क्वेश्चन, राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद कब किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतल का अनुवाद 1863 ईस्वी में किया था। 26वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का कौन सा नाटक प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? तो भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु का प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है। 27वां क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन क्रम से जुड़े थे? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका में संपादन कार्य से जुड़े थे। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादन से क्रम से जुड़े हुए थे? हिंदी प्रदीप से। 28वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण कथा पर आधारित नहीं है? कृष्ण कथा पर आधारित कौन सी रचना नहीं है? हमारी अग्निलीक। अन्य जो 3 रचनाएं हैं वो कृष्ण कथा पर आधारित है, जैसे कि प्रिय प्रवास कृष्ण कथा पर आधारित है, भ्रमरगीत कृष्ण कथा से संबंधित है और अंधा युग भी कृष्ण कथा से संबंधित है। 29वां क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठी के निबंधकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठी के निबंधकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। और ये रचना हमारी यूजीसी नेट के अपडेटेड सिलेबस में भी लगी हुई है, शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा 30वां प्रश्न क्या है। तो 30वें प्रश्न में हमारी कुछ पंक्तियां दे रखी हैं और उन्हीं पंक्तियों के बारे में पूछ रखा है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। देखते हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? बताइए। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। ये पंक्तियां हमारे छायावाद के प्रसिद्ध और ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद से संबंधित है।
31वां क्वेश्चन हमारा फिर वही है, कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके रचयिता के बारे में पूछा गया है। तो देखते, धिक धाय तुम यो अनाहूत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो ये रचना हमारी तुलसीदास की है। देख धाय तुम यो अनाहूत धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्म धूत राम के नहीं काम के सूत कहलाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से? तुलसीदास से। तुलसीदास एक काव्य रचना है जिसके लेखक हैं निराला जी। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब 32वां क्वेश्चन देखते हैं कि 32वां क्वेश्चन में क्या है। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपरोक्त मत किसका है? ये किसी के विचार दिए गए और ये विचार किसका है, ये मत किसका है, ये प्रश्न पूछा गया। कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपरोक्त मत किसका है? आज्ञे जी का। आज्ञे जी का आप पूरा नाम बता सकते हैं क्या है? कमेंट के जरिए बताइए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देती। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब देखते हैं 33वां क्वेश्चन हमारा क्या है। 33वां क्वेश्चन है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? एक पात्र का नाम है और पूछा गया है कि ये पात्र हमारे किस रचना से है। 33वां क्वेश्चन है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक की पात्र? तो अनंत देव हमारा 33वां क्वेश्चन प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? हमारा तीसरा क्वेश्चन एक पात्र से संबंधित पूछा गया है। ये प्रसाद के नाटक की पात्र है अनंता देवी। ये पूछा गया है कि किस नाटक की पात्र है? अनंत देवी। तो अनंत देवी हमारी प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का नहीं है? राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है नाहुस। ये नाटक किसका है? भारतेंदु के पिता का नाटक है। अब खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का है वो है मिलन, पथिक, स्वप्न। मुन्नी मोबाइल उपन्यास किसका है? ये भी उपन्यास कई बार पूछा गया है हिंदी की परीक्षा में, तो आपको पता होना चाहिए कि मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ का। 36वां क्वेश्चन हमारा है, एक आत्मकथा से संबंधित है और ये आत्मकथा चंद्र किरण सोने रिक्शा का है। प्रश्न है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चंद्र किरण सोने रिक्शा। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चंद्र किरण सोने रिक्शा। मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का क्या कथन है? मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। 38वां प्रश्न देखते हैं, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, कथन किसका है? टी.एस. इलियट। 39वां क्वेश्चन, सत्वोद्रेकाद खंड स्वर प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्म स्वाद सहोदरे लोकोक्त चमत्कार प्राणय कैश्चित परमात्रिभ्य स्वीकार बद भिन्न भिन्नत्वे नामास्वधते रसे रस के विषय में उपरोक्त किस आचार्य के? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और ये रस से संबंधित है। तो पूछा गया है कि रस के विषय में ये उपरोक्त स्थापना किस आचार्य की? तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्थापना आचार्य विश्वनाथ की है। अब 40वां क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन नाटक से संबंधित है। कालिदास के चरित्र की क्या विशेषता नहीं है या
निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। मतलब कालिदास के चरित्र दे रखे हैं और वो पूछा गया है कि जो नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। तो 8वां सर्ग में कालिदास का चरित्र है। कंधे पर बैठा था सांप, ये भी कालिदास से संबंधित है। शकुंतला की अंगूठी, ये रचना आपकी कालिदास से संबंधित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी कालिदास के चरित्र पर आधारित रचना है। तो कालिदास के चरित्र पर आधारित कौन कौन सी रचना है। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी कालिदास के चरित्र से संबंधित रचनाएं हैं। अब 41वां प्रश्न देखते हैं अपना। आपको क्रम में लगाना है, जैसे कि निम्न के साहित्यिक वादों का सही अनुक्रम बताइए। आपको 4 वादे रखे हैं जो हिंदी साहित्य में बांटे गए हैं कालक्रम के अनुसार। तो उन्हीं वादों को सही क्रम में लगाना है कि कौन सा पहले आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था, फिर सबसे बाद में कौन सा आया था। तो सबसे पहले छायावाद, हजारी प्रसाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और परपद्यवाद आता है। छायावाद की प्रसिद्ध जो कवित्री है वो महादेवी हैं और प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद है, जिन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। छायावाद के 4 स्तंभ हैं, कौन कौन से। सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, निराला और जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद आता है। लास्ट में आता है परपद्यवाद। ये बिहार के 3 कवियों से संबंधित है। बिहार के 3 कवि के नाम के प्रथम अक्षर को ले लिया गया है और परपद्यवाद का अन्य नाम नकेनवाद बना दिया गया है। अब 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या है। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसमें आपको लेखकों को सही क्रम में लगाना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन छोटा है। तो सूरदास सबसे पहले हैं, केशवदास, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। इसे आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, सूरदास भक्ति काल से संबंधित हैं तो भक्ति काल रीतिकाल से पहले आया था तो सूरदास सबसे पहले आएंगे। फिर केशवदास, क्योंकि केशवदास रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। अब 43वां क्वेश्चन देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्न की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है कुवलय, माला, कथा, राहुल वेल, उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, वर्ण, रत्नाकर। अब 44वां क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन हमारा रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो आपको रचनाओं का कालक्रम के हिसाब से लगाना है कि सबसे पहले कौन सी रचना प्रकाशित हुई थी और फिर कौन सी प्रकाशित हुई थी। तो प्रिय प्रवास सबसे पहली रचना, फिर साकेत, तुलसीदास, कृष्णायन। अगर आपको इनके लेखकों के बारे में भी पता है तब भी आप लगा सकते हैं। प्रिय प्रवास हरिओद की रचना है और ये खड़ी बोली का महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का क्या कहा जाता है, महाकाव्य। फिर साकेत, साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। तुलसीदास किसकी रचना है, निराला की। फिर लास्ट में आती है कृष्णायन। अब 45वां हमारा प्रश्न है। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों, रचना काल के आधार पर 45वां क्वेश्चन है। रचना काल के आधार पर दिनकर की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। आपको इसमें कृतियाँ दे दी गई हैं और उसका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले मिट्टी की ओर, संस्कृति के 4 अध्याय, बड पीपल, दिनकर की डायरी। संस्कृति के 4 अध्याय ये आपके अपडेटेड सिलेबस में भी लगी हुई है, जिसको आपको पढ़ना है और जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका 46वां क्वेश्चन है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए।
विराटा की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। विराटा की पद्मिनी, चित्रलेखा, बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर। हमारा 47वां क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो रचना काल की दृष्टि से प्रेमचंद के सही उपन्यास हैं सेवा सदन, सबसे पहले लिखा है इन्होंने, फिर रंगभूमि, गबन, गोदान। गोदान इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो किसान के जीवन से संबंधित है, जिसे किसान त्रासदी का महाकाव्य भी कहा जाता है। 48वां प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। आपको कहानियाँ दे रखी हैं और उनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले बड़े भाई साहब, वापसी, डैफोडिल, जल रहे हैं, पाल गोमरा का स्कूटर। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है। फिर वापसी है, ये विदेश से संबंधित कहानी है कि अब हम देखते हैं 49वां क्वेश्चन, रचना काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो द्रौपदी, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, किनके नाटक है ये? सुरेंद्र वर्मा के। और इनके ये नाटकों का क्रम है, द्रौपदी, 8वां सर्ग, छोटे सैयद, बड़े सैयद, शकुंतला की अंगूठी, सुरेंद्र वर्मा के, ये रचना काल के अनुसार। 50वां प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृति का सही अनुक्रम क्या है। तो आपका उत्तर होना चाहिए पल्लव, कमायनी, दीपिका और कुकुरमुत्ता का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम है। कमायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और कुकुरमुत्ता निराला जी की लंबी कविता है। कुकुरमुत्ता में दो चीज़ों का प्रतीक बनाया गया है, कुकुरमुत्ता और गुलाब। गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीवादी समाज का। और कुकुरमुत्ता मजदूरों का है जो मेहनतकश हैं, और गुलाब पूंजीवादी है जो शोषण करता है लोगों का। अब हमारे 51 क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। आगे की 4 रचनाएं दी गई हैं और उन 4 रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है रचना काल के अनुसार, मतलब कब कौन सी रचना प्रकाशित हुई उसके हिसाब से। तो इसका उत्तर होना चाहिए भग्नदूत, हरी घास पर षडभर, बाबरा हेरी, आंगन के पार द्वार। 52वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसमें आपको रचनाकार दिए गए हैं और उन रचना के कालक्रम के अनुसार सही क्रम लगाना है जीवन काल के अनुसार। जैसे श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, और आगे का क्रम बिल्कुल सही है जीवन काल के अनुसार। अब हमारा 13वां प्रश्न क्या है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। रचना काल के अनुसार सही कविताओं का अनुक्रम क्या है? सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में पटकथा। सरोज स्मृति, असाध्य वीणा, अंधेरे में पटकथा। सरोज स्मृति निराला की लंबी कविता है और इसे शोक गीत कहा जाता है और ये एक प्रसिद्ध कविता है। अब हमारा 54वां क्वेश्चन है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम है युग की गंगा, सतरंगे पंखों वाली, फूल नहीं रंग बोलते हैं, मिट्टी की बारात। 55वां क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है। ब्राह्मी लिपि का विकास किस तरीके से हुआ है? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। मतलब देवनागरी लिपि जो हमें मिली है वो किन किन काल से गुजरी है? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। 56वां क्वेश्चन है, स्थापना और तर्क। आपको स्थापना दे रखी है और तर्क दे रखा है और बताना है आपको कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है।
तो बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। गलत। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि अर्थ हर इंसान अलग अलग निकाल देता है, चाहे शब्द एक हो। जैसे अगर मैंने बोला कुल, तो आप कुल शब्द का अर्थ अलग निकालोगे, मैं अलग निकालूँ। मैं कुल टोटल निकाल लिया और आपने कुल परिवार से रिलेटेड समझ लिया, तो अर्थ अलग अलग निकल जाता है। अब हम देखते हैं 57। इसमें भी स्थापना और तर्क है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये हमारे रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है और ये बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इसका तर्क क्या दे रखा है? क्योंकि कविता में हृदय लोक सामान्य की भूमि पर पहुंच जाता है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर हम कोई फिल्म देखते हैं या काव्य पढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप को एक पात्र से संबंधित समझ लेते हैं और उसी तरीके से हम अपने रस का अनुभव करते हैं। 58वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद यथार्थवाद से आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे। बिल्कुल सही। प्रेमचंद यथार्थवाद को आदर्शवाद को श्रेष्ठ समझते थे, क्योंकि आदर्शवाद उनकी दृष्टि में संपूर्ण जीवन दृष्टि है। गलत। पहले वे आदर्शवादी लेखक थे, फिर बाद में वो यथार्थवादी बन गए थे, जिस वजह से उन्हें आदर्श उन्मुख कवि लेखक कहा जाता है। अब हमारा 59वां क्वेश्चन है, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य हो। कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विचार शून्य है। गलत। साहित्य में भी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। हर कृति किसी न किसी विचार से प्रभावित होती है, क्योंकि कला विचारों से पलायन है। ये भी गलत है। अब हमारा 60वां क्वेश्चन, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। बिल्कुल सही। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, बिल्कुल सही स्थापना है। और इसका तर्क देखते हैं, क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। बिल्कुल सही। क्योंकि कहानी लघु जीवन खंड के माध्यम से एक संपूर्ण जीवन बोध या सत्य को प्रकाशित करती है। अब देखते हैं हमारा 61वां क्वेश्चन, नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ है। गलत। नाटक केवल चाक्षुष यज्ञ नहीं है, हम उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि आधुनिक मान्यता है कि नाटक में दृश्य की तुलना में श्रव्य तत्व कम महत्वपूर्ण होता है। गलत। ये दोनों आपके गलत है। स्थापना और तर्क। 62वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 62वां क्वेश्चन क्या है? 62वें में दे रखा है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास होता है। सही। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास होता है, बिल्कुल सही कहा है। स्थापना सही है, क्योंकि साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण है। गलत। साहित्य का लक्ष्य केवल मनुष्य का चरित्र निर्माण नहीं है, अन्य भी उद्देश्य है इसके। अब 63, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। सही। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता। ये भी सही है, विज्ञान का संबंध संवेदना से नहीं होता, फैक्ट से होता है। 64वां, संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। संस्कृति के विकास के लिए मानसिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। सही है, क्योंकि संस्कृति एक मानसिक व्यापार है। बिल्कुल सही। संस्कृति क्या है? मानसिक व्यापार है। 65वां, स्त्री पैदा नहीं
बनाई जाती है। क्या होता है? स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। गलत, क्योंकि समाज उससे वही संस्कार प्रदान करता है। इसका उत्तर आपको, इसमें मुझे डाउट है, इसका उत्तर ये होना चाहिए कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। ये सही है, क्योंकि ये किसने कहा था? सिसिर मोहम्मद ने कहा था। और उनका क्या तर्क था? क्योंकि समाज उसे जन्म से वही संस्कार प्रदान करता है। स्त्री को कोमल माना जाता है, सहनशील माना जाता है। वो ऐसी होती नहीं है, उसे बनाया जाता है, क्योंकि उसे बार बार बोला जाता है कि आप स्त्री हो तो तुम्हें ऐसा व्यवहार करना है, ऐसे रहना है, ऐसे हंसना है। तो इस तरीके से वो स्त्री बनाई जाती है। ठीक है। अब 66वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पंक्तियाँ दी गई हैं और उनको कवियों के साथ सुमेलित करना है। देखते हैं। सलम मैं साप मैं वर हूँ, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की पंक्तियों को आप ना पहचान सकते हो अगर उन्हें ध्यान से पढ़ोगे। सलम मैं साप मैं वर हूँ, महादेवी वर्मा। दुखी जीवन की कथा रही, यह है निराला की। निराला ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष का सामना किया था, इसलिए उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। ये पंक्तियाँ उनके जीवन से संबंधित। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजी होगी कविता, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत। जो बीत गई सो बात गई, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? बच्चन जी की, जो आत्मकथा से ली गई हैं इनकी। अब हम देखते हैं 67वां क्वेश्चन। इसमें पात्र दे रखे हैं और नाटक दे रखे हैं और उनका मिलान करने के लिए बोला गया है कि कौन सा पात्र कौन से नाटक से संबंधित है। तो मल्लिका आषाढ़ का एक दिन से संबंधित है और ये नाटक कालिदास के चरित्र पर आधारित है। देवसेना किस पर है? स्कंद गुप्त। देवसेना का एक पाठ 12th की क्लास में भी लगा हुआ है, जिसका नाम है देवसेना का गीत। इसमें देवसेना की वेदना दिखाई गई है स्कंद गुप्त में। शीलवती किसकी पात्र है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, शर्मिष्ठा देहांतर। मल्लिका आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित है। देवसेना स्कंदगुप्त से, शीलवती सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक और शर्मिष्ठा देशांतर। अब हम अपना 68वां प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है? आंचलिक उपन्यास दे रखे हैं और उनके लेखकों के साथ उन्हें सम्मिलित करना है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की उपन्यास है। प्रतिपरी कथा फणीश्वरनाथ रेणुका, इनका एक कोई प्रसिद्ध उपन्यास है। मेलाचल, ये भी फणीश्वरनाथ का है, जो आंचलिक परिवेश में लिखा है। कब तक पुकारूं रांगे राघव का। पानी के प्राची रामदरस मिश्र का उपन्यास है। 69वां क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। चिंतामणि कवि कुल कल्पतरो, मति राम काव्य मंजरी, भूषण छत्रसाल दशक, बोधा विरह वारिस। बोधा रीतिकाल की स्वेच्छंधारा से संबंधित है और इनकी रचना है विरह वारिस। भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। मतीराम की रचना क्या है? काव्य मंजरी। चिंतामणि की कवि कुल कल्पतरो। कवि कुल कल्पतरो से भी संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी रचना परीक्षा में कई बार पूछी गई है। अब हमारा 70वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, बल्लवाचार्य किससे संबंधित है? शुद्धा द्वैतवाद से। निम्बार्काचार्य द्वैतवाद से। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से और मध्वाचार्य द्वैतवाद से। रामानुजाचार्य को मैंने इस तरीके से याद किया कि राम विशिष्ट हैं, तो वो किससे संबंधित होंगे? विशिष्ट द्वैतवाद से। बल्लवाचार्य किससे संबंधित है? शुद्ध द्वैतवाद से। बल्लवाचार्य क्या है? शुद्ध, तो वो शुद्ध द्वैतवाद से। आप इस तरीके से एक दूसरे को रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। अब
71वां प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। कृतियाँ दे रखी हैं, उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। चंदायन मुल्ला दाऊद, चंदायन मुल्ला दाऊद। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ईद का ऐलान कब होता है, मुल्ला जी कब करते हैं, जब वो चाँद देख लेते हैं, तो मुल्ला जी चाँद। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चंदायन मुल्ला दाऊद। मृगावती, मृग मतलब हिरन, और हिरन कहाँ घूमती है, वन, तो इनके कौन हो गए, मृगावती कुतुबन। अखरावट, अखरावट जायसी की रचना है। जायसी की एक और प्रसिद्ध रचना है पद्मावती। मधुमालती, मधुमालती मंझन। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये भी माँ से शुरू है, वो भी माँ से शुरू है, तो मधुमालती मंझन। अब 72वां देखते हैं, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। स्वयंभू पामचरू, पुष्पदंत महापुराण, अब्दुल रहमान संदेश राशक और सरप्पा चर्यापद। स्वयंभू की रचना कौन सी है, पामचरू, पुष्पदंत महापुराण, अब्दुल रहमान संदेश राशक, सरप्पा चर्यापद। हमारा 73वां प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। शुरू करते हैं। धातु सिद्धांत, ये किसका है, हज। धातु सिद्धांत हज। यो है सिद्धांत नियावार, यो ये है सिद्धांत नियावार। इंगित सिद्धांत राय, इंगित सिद्धांत राय। संपर्क सिद्धांत रेवेज। हमारा 74वां प्रश्न हम पूरे करने वाले हैं, बस 74वां सेकंड लास्ट है, और फिर लास्ट 75वां। निम्नलिखित आचार्यों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोलट, भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद। इनने उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन किया था। शंकुक, शंकुक का है अनुमितिवाद। शंकुक का सिद्धांत क्या है, अनुमितिवाद। भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद। अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। अब हमारा लास्ट प्रश्न जो बचा है वो है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं। प्रतीक आगे की पत्रिका है। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। करमवीर प्रेमचंद की रचना है, और चांद महादेवी वर्मा की रचना पत्रिका है। प्रतीक किसकी पत्रिका है, आगे की। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी। करमवीर पत्रिका प्रेमचंद की, और चांद महादेवी वर्मा की रचना है। आपने देख लिया है कि किस तरीके का 2012 में प्रश्न पूछा गया था। ये पेपर 3rd था, आपको पेपर 2nd भी मिल जाएगा 2012 का। हम एक एक करके आपको सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा देंगे 2012 से लेकर 2023 तक। बस आप हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके ये काम के लाभ पहुँचाएगी एग्ज़ाम की तैयारी करने में, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और कुछ कमी दिख रही है या आपको कुछ अच्छा दिख रहा है वीडियो में, तो प्लीज़ हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए, हमें इससे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।